देखो, आज बहुत से लोग पढ़ने नहीं आ पाए हैं, तो ये उनके लिए अपना वीडियो देख लेंगे अच्छे से, ठीक है, सही रहेगा। हाँ ठंडी है। देखिए, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हम आपको पढ़ा चुके हैं। हाइगेंस का जो वेव थियरी है वो बताया जा चुका है। सेकेंड है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी आपको हम बता चुके हैं। इसमें एक टॉपिक है वेव फ्रंट तरंगाग्र और दूसरा टॉपिक है रे किरण। ये दो चीज़ें अभी आपको नहीं बताई गई हैं कि तरंगाग्र क्या चीज़ है और किरण क्या चीज़ है, ठीक है, ये दोनों हम सीखेंगे। उसके बाद हाइगेंस के नियम का अनुप्रयोग किया जाएगा। अनुप्रयोग में पहला हमको सीखना है कि हाइगेंस ने प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कैसे की। इसके बाद एक और है कि हाइगेंस ने प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कैसे की। ये दो टॉपिक पढ़ने हैं। और तीसरा ये हमको पढ़ना है कि क्या ये नियम हाइगेंस का प्रकाश के अन्य गुणों की व्याख्या कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये तीन टॉपिक इसमें मेन है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, इसमें से कोई बताना चाहेगा? मैं ही बताऊँ? मैं बता देता हूँ। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश माध्यम में किस रूप में संचरित होता है। यस, जो लाइट एनर्जी है वो मीडियम में एज अ वेव ट्रेवल करती है, तरंग के रूप में संचरित होता है, यानी आगे बढ़ता है। देखो, एक चीज़ ध्यान में रखना, न्यूटन ने जो माना था, उन्होंने कहा था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और वो कण ही माध्यम में आगे जाते हैं। लेकिन हाइगेंस ने ऐसा नहीं माना। हाइगेंस ने माना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, और ये ऊर्जा माध्यम के कणों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। इसको बोलते हैं प्रोपागेशन। तो हाइगेंस ने ये माना था। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा, और यह ऊर्जा माध्यम में तरंगों के रूप में संचरित होती है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या है, तरंग के रूप में आगे संचरित होता है। यह स्पष्ट हो गया। प्रकाश तरंग है कहना ठीक नहीं है, प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है, यानी आगे जाता है, ये कहना ठीक रहेगा। इसके बाद इस सिद्धांत में आपको मैंने एक वर्ड बताया, ईथर। क्या बताया गया था? एग्जाम में पूछता है, कई बार बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि अकॉर्डिंग टू हाइगेंस विच मीडियम इज कंसीडर्ड फॉर द फॉरवर्डिंग ऑफ द लाइट एनर्जी। यानी प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए हाइगेंस ने किस माध्यम को माना था, तो उस माध्यम का नाम क्या होगा? ईथर होगा। ये ध्यान में रखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न है। और माध्यम में जो ईथर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी? ईथर की प्रॉपर्टी में पहला क्या था कि ये इलास्टिक है और 100% इलास्टिक है, यानी पूर्णतया प्रत्यास्थ है। दूसरा क्या है? वेटलेस, भारहीन होते हैं। और तीसरा, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, यानी घनत्व बहुत कम होता है। तो हाई इलास्टिसिटी, लो डेंसिटी एंड वेटलेस, ये तीन प्रॉपर्टी है उस मीडियम ईथर की जिसे हाइगेंस ने माना था, ठीक है। और उसके बाद ये सिद्धांत यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश माध्यम में तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। माध्यम के स्थान पर हाइगेंस ने ईथर को माना कि ईथर एक ऐसा माध्यम है जो भारहीन है, वेटलेस है, इलास्टिक है 100%, और ये लोअर डेंसिटी वाला है, बहुत कम घनत्व वाला है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी एक उसने माना था कि जहाँ जहाँ प्रकाश जाता है उस हर पदार्थ में ये माध्यम क्या है, प्रवेश कर सकता है। जैसे प्रकाश अगर जल में से होकर गुजरता है तो ईथर माध्यम भी जल में पास आउट हो सकता है, जल में होकर गुजर सकता है। शीशे से अगर प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो इसका मतलब है कि शीशे में भी ईथर क्या है, आर पार गुजरा हुआ है। समझ रहे हैं? यानी वो इतना ज़्यादा हाई मोबिलिटी वाला है कि किसी भी मीडियम में वो ट्रेवल कर सकता है, और उसी के सहारे प्रकाश ऊर्जा भी उस माध्यम में ट्रेवल कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जो दीवार है कंक्रीट की है, कंक्रीट के अंदर वो मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकता। कौन? ईथर। इसीलिए इस कंक्रीट में लाइट भी ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। और जिस मटेरियल में लाइट ट्रेवल नहीं करेगी उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इनफाइनाइट। कभी भी हम उसका अपवर्तनांक ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला है वो होता है n बराबर c/v। इसमें c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और v इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम।
ये माध्यम में प्रकाश की चाल है और ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो जो माध्यम में प्रकाश की चाल है ये तब मिलेगी जब प्रकाश माध्यम में गति करे। अब अगर एक कंक्रीट की दीवार है तो उसमें लाइट तो इंटर ही नहीं करेगी, तो जब प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, 0। अब 0 से भाग करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा। तो जैसे लकड़ी है, लोहा है या कंक्रीट की कोई दीवार है, इन सब मटेरियल का अगर आपसे पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कितना होता है तो क्या बोलेंगे आप, इनफाइनाइट, क्योंकि इन मटेरियल में कभी भी लाइट ट्रेवल करता ही नहीं है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हाइगेंस ये लाइट क्यों नहीं ट्रेवल करेगा, क्योंकि जो ईथर मीडियम है वो इन मटेरियल्स के अंदर पास आउट हो ही नहीं सकता। तो जहाँ ईथर नहीं है वहाँ लाइट नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू हाइगेंस थियरी। क्या आपको ये बात स्पष्ट हो गई? तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश तरंग के रूप में माध्यम में आगे बढ़ता है, यानी संचरित होता है, उसे अंग्रेजी में प्रोपागेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जो माध्यम है उसका नाम क्या है, ईथर है, उस मीडियम का नाम ईथर है। तीसरा, उस ईथर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लोअर डेंसिटी, हाई इलास्टिसिटी एंड वेटलेसनेस। और एक और विशेष प्रॉपर्टी है कि यह हर मटेरियल में इंटर कर सकता है, चाहे वो जल हो, चाहे वो कांच हो, चाहे वो कोई मटेरियल जिसमें प्रकाश जा सकता है उसमें ईथर भी क्या होता है, ट्रेवल कर सकता है। तो जहाँ जहाँ ईथर होगा वहीं वहीं केवल लाइट जा सकती है, बाकी अन्य जगह नहीं जा सकती है। और यहीं पे ये सिद्धांत क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद जो इनका कॉन्सेप्ट है वो दूसरा है, उसका नाम क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि मान लीजिए माध्यम है, माध्यम समझ रहे हो ना, हाइगेंस के अनुसार ये पूरा माध्यम मान लो यूनिवर्सल माध्यम है जिसका नाम क्या है, ईथर। ये यूनिवर्सल मीडियम है, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, तो ये मीडियम का नाम क्या है, ईथर है। और ये मीडियम के छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं आपको, पार्टिकल्स दिख रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं कि एक लाइट सोर्स यहाँ पर है, ये लाइट सोर्स है, तो इसे बोलेंगे प्राइमरी लाइट सोर्स, प्राइमरी लाइट सोर्स या प्राथमिक तरंग स्रोत, प्राथमिक तरंग स्रोत या प्राइमरी लाइट सोर्स कहेंगे। तो ये प्राथमिक तरंग स्रोत है, जैसे कि बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ढिबरी है, लालटेन है, मोमबत्ती है, समझ रहे हो ना। हाँ, ये सभी टार्च है, ये सब किसका कार्य करते हैं, प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं, क्योंकि इनसे प्रकाश तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो ये प्राइमरी लाइट सोर्स हो गए। तो ये मान लो इस मीडियम में एक प्राइमरी लाइट सोर्स है, चाहे वो कैंडल है, चाहे वो सन है, कोई भी हो सकता है जहाँ से लाइट जनरेट होती हो। हाइगेंस ने कहा कि इस प्राथमिक स्रोत से प्रकाश की ऊर्जा निकलेगी और इन माध्यम के कणों के सहारे वो ऊर्जा आगे जाएगी। अब अगर मान लो आप किसी समय ये जानना चाहते हो कि ये प्रकाश की ऊर्जा कितनी दूर तक गई, हाउ फार फ्रॉम द लाइट सोर्स, यानी प्राथमिक स्रोत से ये ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी कितने डिस्टेंस पे है, यानी नेक्स्ट पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं किसका, लाइट का। तो नेक्स्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो स्पीड ऑफ लाइट है और उसमें जितने टाइम बाद आप जानना चाहते हो, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, कितने सेकेंड बाद आप पोजीशन जानना चाहते हैं, वो टाइम ले लीजिए और वेलोसिटी और टाइम का क्या करेंगे, गुणा, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस। और इतने डिस्टेंस का आप रेडियस ले लीजिए और रेडियस लेके प्राइमरी सोर्स से आप क्या लगाओगे, आर्क, यानी चाप लगाओगे ऐसे, और इस चाप पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। ध्यान से समझना, हमने एक आर्क ड्रा किया, कितने रेडियस का, BT, BT में B क्या है, V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एंड T इज द टाइम फॉर विच वी वांट टू कंस्ट्रक्ट द न्यू वेव फ्रंट। ये वो टाइम है जिसके लिए हम ज्ञात करना चाहते हैं कि इतने समय बाद प्रकाश कहाँ पे है। तो उन दोनों का गुणा करने से जो डिस्टेंस आया उसको रेडियस लिया और फिर प्राथमिक स्रोत से हमने चाप लगाया और फिर इस चाप पे एक स्पर्श रेखा खींचा, इसे टेंजेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। ये जो टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन का नाम क्या है जानते हो, हाइगेंस ने कहा कि ये टेंजेंट लाइन है तरंगाग्र, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। फ्रंट माने जानते ही हो सामने, और वेव माने तरंग, जो तरंग के सामने है उसे वेव फ्रंट कहेंगे।
और तरंग के सामने कौन, तरंग मतलब प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा जो जा रही है वो वेव के फॉर्मेट में जा रही है, और उस वेव के जस्ट सामने हमने कोई पृष्ठ खींच दिया, कोई सरफेस ड्रॉ किया, तो उस सरफेस का नाम क्या होगा, वेव फ्रंट होगा, यानी वेव के ठीक सामने का सरफेस। नहीं तो अभी बता रहा हूँ ना कि हाइगेंस ने सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए वेव फ्रंट को कंसीडर किया था, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट कंसीडर किए गए थे उनके लिए इंटेंसिटी को माना था 0, क्योंकि एम्पलीट्यूड इसका उसने 0 मान लिया है। तो हमें अपने अनुसार नहीं, हाइगेंस के अनुसार स्टेटमेंट देना है। बट आप जानते हो प्रैक्टिकली अगर एक लाइट सोर्स यहाँ होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर नहीं, एवरी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सभी संभव दिशाओं में ऊर्जा क्या होगी, ट्रैवल करेगी, तो हर एक डायरेक्शन में हम वेव फ्रंट ड्रा कर सकते हैं। लेकिन हाइगेंस ने कहा कि अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करवाने के लिए न्यू पोजीशन फाइंड करना चाहते हो तो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट लीजिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या कर दो, 0, और बैक डायरेक्शन में कोई वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू हाइगेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके लिए। तो ये जो सरफेस मैंने ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया भाई, वीटी डिस्टेंस का रेडियस लिया, एक आर्क लगाया, और उस आर्क माने चाप, एक चाप लगाया, उस चाप पे हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, टेंजेंट लाइन। ये जो टेंजेंट लाइन है यही क्या है, तरंगाग्र है, इसे वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट मतलब वेव के जस्ट फ्रंट में जो सरफेस ड्रॉ किया गया है उसी का नाम वेव फ्रंट है। अब ये जो वेव फ्रंट आप ड्रा किए हो इस पे भी तो पार्टिकल होंगे ना मीडियम के, भाई मीडियम में ही ड्रा किए हैं ना, तो मीडियम के पार्टिकल इस पे होंगे कि नहीं। एक वेव फ्रंट है जो हमने मीडियम में ड्रॉ किया है, तो उस वेव फ्रंट पे क्या होंगे, मीडियम के पार्टिकल्स। इस वेव फ्रंट की एक विशेषता होती है कि जितने पार्टिकल हैं, एवरी पार्टिकल मस्ट बी इन सेम फेज। सेम फेज माने समझते हो, समान कला, हिंदी में क्या कहते हैं, समान कला। अब ये कला क्या चीज़ है, एक्टिंग नहीं। यहाँ कला फिजिक्स में जब भी कला वर्ड यूज़ किया जाए तो इसका मतलब होता है दिशा, फेज का मतलब डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ जब भी हम कहेंगे समान कला में है, इसका मतलब सभी के सभी एक ही दिशा में है। यानी अगर फर्स्ट वाला पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी जनरेट कर रहा है तो सेकंड वाला भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, थर्ड वाला भी फॉरवर्ड में, जितने हैं सब उस एक ही डायरेक्शन में लाइट एनर्जी को जनरेट करके ले जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं समान कला। हाइगेंस का जो सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी कहती है वो ये कहती है, पहले तो ये वेवलेट थ्योरी हो गई, वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में इसने ईथर मीडियम लिया, उसमें कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से एनर्जी जनरेट होगी पर वो वेव के फॉर्मेट में आगे ट्रैवल करेगी, जिसे कहते हैं कि माध्यम में संचरित होगी। और फिर सेकेंडरी जो वेवलेट थ्योरी है वो कहती है कि प्राइमरी सोर्स से कुछ डिस्टेंस पर जहाँ पर आप नेक्स्ट पोजीशन ऑफ लाइट फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट और टाइम टेकन बाय द लाइट दोनों का मल्टीप्लाई करके आप डिस्टेंस निकालो। जितना डिस्टेंस आएगा वो रेडियस लेकर के आप एक आर्क के डिजाइन करेंगे और फिर उसके ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। जो टेंजेंट लाइन होगी उसका नाम वेव फ्रंट होगा। अब इस वेव फ्रंट की विशेषता क्या होगी कि इस पर जितने पार्टिकल्स होंगे वो सब क्या होंगे, सेम फेज यानी कंपन की समान कला में होंगे। अगर एक बार सारे पार्टिकल फॉरवर्ड में जा रहे हैं तो सब के सब जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई आगे जा रहा है तो कोई पीछे जा रहा है, नहीं, सब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, इसको बोलते हैं सेम फेज। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब इसके बाद सेकेंडरी वेवलेट में हाइगेंस ने कहा कि ये जो वेव फ्रंट है इसके ऊपर जो लाइट पार्टिकल्स आप ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मीडियम के दिख रहे हैं, ये मीडियम पार्टिकल्स, दिस मीडियम पार्टिकल behaves like a secondary source, like a secondary source। हिंदी में कहेंगे द्वितीयक स्रोत। कौन सा स्रोत, द्वितीयक स्रोत। तो प्राइमरी सोर्स तो ये है जहाँ से लाइट जनरेट हो रही है, और हाइगेंस ने कहा कि वेव फ्रंट के जितने भी मीडियम पार्टिकल हैं वो सभी वेव पार्टिकल्स सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे और इस मीडियम के प्रत्येक कण से लाइट एनर्जी निकलेगी यानी जनरेट होगी। तो ये जनरेट होगी तो मीडियम में आगे जाएगी ना, यानी यहाँ से भी प्रकाश ऊर्जा आगे जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी। यानी जितना यहाँ पर आप कण देख पाओगे का मतलब क्या है, जितने हैं
इस तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, उसे हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं। और जो ये द्वितीयक स्रोत है, यहाँ से भी तरंगे उत्पन्न होती हैं। कौन सी? प्रकाश तरंगे। और ये प्रकाश तरंगे माध्यम में आगे की दिशा में उसी वेग से संचरित होती हैं जिस वेग से प्राथमिक तरंगे आ रही थी। जैसे यहाँ से देखो, ये प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स से जो लाइट चल रही है उसकी स्पीड क्या है? v। तो ये जो सेकेंडरी सोर्स है, यहाँ से भी चलने वाले तरंगों का जो स्पीड है वो क्या रहेगा? v ही रहेगा। यानी स्पीड मस्ट बी सेम, जो चाल है वो क्या होगी? समान होगी। ऐसा किसने माना था? हाइगेंस ने। अब ये जो तरंगे हैं ये सभी दिशाओं में निकलेंगी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जैसे प्राइमरी सोर्स से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट एनर्जी प्रोपागेट कर रही है, वैसे इस मीडियम पार्टिकल से भी लाइट एनर्जी क्या होगी? एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। बट इसमें कंसीडर किसको करना है? सिर्फ फॉरवर्ड को, बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइट एनर्जी को कंसीडर नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी। ये पूरा सिद्धांत है। इतना स्पष्ट हो गया? तो इसमें सेकेंडरी जो आपको तरंग सिद्धांत था वो मैंने लिखा दिया था कि इसमें पहला जो रूल है वो क्या है कि माध्यम में यदि कोई प्रकाश स्रोत है तो वहाँ से प्राथमिक तरंगें निकलती हैं और वो तरंगें माध्यम के अन्य कणों की सहायता से आगे बढ़ती हैं, और वो कण जो माध्यम में है वो नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। अगर माध्यम में कोई काल्पनिक पृष्ठ किसी समय खींचा जाए तो उस काल्पनिक पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहेंगे, और तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। वहाँ से तरंगें निकलेंगी, पर उन तरंगों को प्राथमिक तरंगे नहीं, द्वितीयक तरंगे कहेंगे। ये हो गया पहला रूल। दूसरा नियम क्या है कि माध्यम में अगर हम किसी भी क्षण प्रकाश ऊर्जा की नई स्थिति को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? स्पर्श रेखा खींचना होगा। स्पर्श रेखा खींचने के लिए आपको पहले चाप लगाना पड़ेगा। तो हम माध्यम में अगर कोई नेक्स्ट पोजीशन ऑफ लाइट प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राइमरी लाइट सोर्स यानी प्राथमिक स्रोत से उतने डिस्टेंस का चाप लेकर के रेडियस लेकर के चाप लगाएंगे और उस चाप पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। जो स्पर्श रेखा बनेगी उस स्पर्श रेखा का नाम वेव फ्रंट होगा। ठीक है, जिसे आप लोगों को कल मैंने लिखा था अनवालोप, लिखे थे ना, थर्ड वाला अनवालोप। इसे इन्वेलप कहते हैं अंग्रेजी में, इन्वेलप हिंदी में अनवालोप लिख देते हैं। इन्वेलप ही होता है, और नहीं वो लिफाफा यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ हाइगेंस वाला इन्वेलप है। हाँ, स्पेलिंग वही रहेगा, इन्वेलप वही रहेगा। तो यहाँ पे जो इन्वेलप वर्ड यूज़ किया गया वो किसके लिए? इसी पृष्ठ के लिए यूज़ किया गया है। तो ये होता है वेव फ्रंट। ठीक है, उसमें एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि ये तरंगाग्र अगर पॉइंट सोर्स होगा, कैसा सोर्स होगा? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब जैसे कि बल्ब है, एलईडी बल्ब, तो वो गोल होता है ना, स्फेरिकल। तो जो स्फेरिकल साइज के होते हैं या स्फेरिकल शेप के होते हैं लाइट सोर्स, उन्हें पॉइंट सोर्स कहा जाता है। तो अगर पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट का जो डिजाइन है ना वो कैसा होगा? पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल होता है, यानी हिंदी में बोले तो गोलीय। तो अगर लाइट सोर्स पॉइंट जैसा है, यानी पॉइंट सोर्स जैसे कि बल्ब हो गया 100 वाट वाला, गोल गोल जितने भी लाइट आते हैं उनके लिए वेव फ्रंट कैसा होगा? गोलीय। और अगर सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल मतलब ये जो ट्यूबलाइट दिख रही है ना, ये सिलेंड्रिकल है। वैसे तो रेक्टेंगुलर यहाँ है लेकिन वो सिलेंड्रिकल ट्यूबलाइट आती है। अगर सिलेंड्रिकल होगा तब वेव फ्रंट कैसा बनेगा? तो वेव फ्रंट बनेगा इसका प्लेन। प्लेन वेव फ्रंट, इसे कहते हैं समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र बनेगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये याद रखना है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट याद रखिएगा कि चाहे लाइट सोर्स पॉइंट में हो यानी स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो या रेक्टेंगुलर हो, चाहे जैसा हो, अगर वेव फ्रंट ज़्यादा डिस्टेंस पे आप ज्ञात ढूंढना चाहोगे, जैसे मान लो यहाँ पे लाइट सोर्स है और यहाँ से 500 मीटर दूरी पर आप चाहते हो लाइट का पोजीशन निकालना, वेव फ्रंट ड्रा करना, तो वो वेव फ्रंट हमेशा कैसा बनेगा? प्लेन बनेगा। कभी भी वो स्फेरिकल या इस अकॉर्डिंग टू लाइट सोर्स के शेप में नहीं होगा। यानी अगर डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया,
यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पर अगर हम कभी भी वेव फ्रंट खींचना चाहेंगे, तरंगाग्र खींचना चाहेंगे, तो वह तरंगाग्र कैसा होगा? हमेशा समतल। कैसा बनेगा जी? समतल तरंगाग्र। यानी स्रोत से अगर तरंगाग्र की दूरी बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, तो वह तरंगाग्र हमेशा कैसा माना जाएगा? समतल माना जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लॉ, हाइगेंस के अनुसार। तो अगर बिंदु स्रोत है, जैसे कि एलईडी बल्ब 100 वाट वाले बल्ब जो स्फेरिकल होते हैं, गोलीय होते हैं, तो गोलीय स्रोतों के लिए जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा? गोलीय होगा, लेकिन तब जब वो नज़दीक खींचे जाए। अगर बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, तो वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन होगा, समतल तरंगाग्र बनेगा। अब अगर मान लो गोलीय है, स्फेरिकल ही है, लेकिन डिस्टेंस आपने क्या किया? बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, वेव फ्रंट का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में जो तरंगाग्र खींचोगे वो कैसा बनेगा? प्लेन बनेगा, समतल बनेगा। ये जानकारी स्पष्ट है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ? अब जैसे मान लो साइज के अनुसार, जैसे लाइट सोर्स है वो 10 मिलीमीटर व्यास का है या 2 सेंटीमीटर व्यास का है। जैसे कि 100 वाट वाला बल्ब आता है वो अधिकतम 3 सेंटीमीटर व्यास का होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर व्यास है और आप उससे 2 मीटर की दूरी पर कोई तरंगाग्र खींचना चाहते हो, तो 4 सेंटीमीटर मतलब इतने हुआ और 2 मीटर यहाँ हो गया, तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो गया? तो जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, यानी साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस अधिक हो जाए, तब जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा? प्लेन होगा, समतल होगा। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं तो सोचो कि सूर्य से चाप लगाएंगे, पृथ्वी तक काट डालेंगे। हाँ, वही लेके लंगड़ा प्रकार सूर्य पे खड़े होके ऐसे करके ये ऐसे ऐसे डरा करेंगे, पृथ्वी तक वेव फ्रंट खींचेंगे। ऐसा नहीं है। जो लाइट स्रोत है उसके आसपास 1 मीटर डिस्टेंस पे या आधे मीटर डिस्टेंस पे, यानी साइज के अनुसार। अब आजकल तो वो आता है गोबर गैस वाला बल्ब, क्या बोलते हैं उसको, जो छोटा सा इतना बड़ा एलईडी होता है। वो एलईडी देखो कितना सिलेंड्रिकल होता है और कितना छोटा होता है। उसके कंपेयर में अगर हम यहाँ भी वेव फ्रंट, जैसे यहाँ मान लो एलईडी ले लिया छोटा सा, और यहाँ भी वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कैसा बनेगा? प्लेन बनेगा ना, क्योंकि साइज़ बहुत छोटी है और उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। इसी में कहते हैं कि वेव फ्रंट का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाए तो तरंगाग्र हमेशा कैसा बनेगा? समतल बनेगा, प्लेन बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है किरण। प्रकाश क्या होता है? ठीक है, तो प्रकाश में हमें तो पता है ऊर्जा है, और इसके पहले जब रे ऑप्टिक्स आप पढ़े थे, तरंग प्रकाश की, सॉरी रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की, तो उसमें प्रकाश ऊर्जा को किरण के द्वारा ही इंगित किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किरण क्या चीज़ है वो थोड़ा अलग, ध्यान से समझिएगा। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की किरण क्या चीज़ है? तरंगाग्र के लंबवत, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाएं जो प्रकाश ऊर्जा के पथ को ये मार्कर निकालिए कमरे में। पथ या दिशा को व्यक्त करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? किरण कहलाती हैं। हाँ, जब हो गया, हाँ हाँ, देखो व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करे? पथ को या फिर दिशा को। जैसे प्रकाश ऊर्जा किधर जा रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, उसका डायरेक्शन भी तो डिफाइन होना चाहिए। तो जो प्रकाश ऊर्जा के पथ को व्यक्त करेगा और उसकी दिशा को व्यक्त करेगा, वह लंबवत रेखा जो तरंगाग्र के लिए खींचा जाएगा और तरंगाग्र के क्या होगा? लंबवत होगा। और प्लस ये हमेशा प्रकाश ऊर्जा के पथ को या दिशा को व्यक्त करेगी। ऐसे ही रेखा को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। क्या ये हाइगेंस के लिए है। ठीक है, तो मान लीजिए एक वेव फ्रंट मैंने ऐसे ड्रा किया,
ये एक तरंगाग्र है और इस तरंगाग्र के लंबवत ढेर सारी रेखाएं हम खींचते हैं ऐसे। ये जो रेखाएं जा रही हैं इन रेखाओं को ही क्या कहेंगे? किरण, इन्हें रे कहा जाएगा। ये इस तरंगाग्र के क्या हैं? लंबवत है। तो तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इन हाइगेंस थियरी, हाइगेंस के सिद्धांत में तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? किरण। और ये किसको व्यक्त करती हैं? प्रकाश के पथ को या तरंगाग्र के दिशा को, कि ये ऊर्जा किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जब अगर एरो ऐसे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये जो प्रकाश ऊर्जा है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, यानी दाएं तरफ जा रही है। तो ये क्लियर हुआ हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। प्रकाश तरंगों के रूप में माध्यम में चलता है। इसने इसके लिए माध्यम ईथर माना। ईथर की 3 प्रॉपर्टी, वेटलेस, हाई इलास्टिक और लोअर डेंसिटी। और इसके साथ चौथी जो मेन प्रॉपर्टी है कि हर एक माध्यम में ये इंटर कर सकता है, हर पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। कौन? ईथर। और जहाँ नहीं प्रवेश करेगा वहाँ प्रकाश भी नहीं जा सकता। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि कंक्रीट की दीवार हो गई या लोहा है, लकड़ी है, इनमें कभी भी लाइट ट्रेवल नहीं करती है। इसके बाद हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या कहता है? इसमें 3 कॉन्सेप्ट है, 3 लाइनें आपने लिखा था कल। 3 में से पहला लाइन क्या लिखे हो आप? पढ़िए। कल जो 3 लिखे थे उसमें फर्स्ट क्या लिखे हो आप? जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंग निकलती है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहते हैं। तो इसमें जो पहला रूल है इस तरंगिका के सिद्धांत में फर्स्ट यही है कि माध्यम में कोई प्रकाश स्रोत होगा। इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश ऊर्जा निकलेगी और ये प्रकाश ऊर्जा माध्यम के कणों से जाकर टकराएगी और वो जो माध्यम के कण हैं वो फिर नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे? द्वितीयक स्रोत कहेंगे। और इन द्वितीयक स्रोत से भी तरंगे निकलेंगी और वो तरंगे हमेशा उतने ही वेग से आगे जाती हैं जितने वेग से प्राथमिक तरंगे गति कर रही होती हैं। ठीक है। किसी भी समय माध्यम में हम अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं तो वह काल्पनिक पृष्ठ एक तरंगाग्र को व्यक्त करेगा। तरंगाग्र क्या चीज़ है? प्रकाश ऊर्जा के ठीक सामने माध्यम में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ होता है। परंतु इसकी विशेषता क्या है कि इस तरंगाग्र पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होंगे, यानी एक ही डायरेक्शन में और एक ही फ्रीक्वेंसी से सभी कण ऑसिलेट करेंगे, यानी कंपन करेंगे। ये बात स्पष्ट हो गई। तो ये सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी का दूसरा सिद्धांत है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा वही है कि अगर न्यू पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं हम प्रकाश ऊर्जा का, कि नई स्थिति क्या है तरंगाग्र की, तो उसके लिए हमें क्या ड्रा करना होगा? एनवेलप। ठीक है। और वो एनवेलप ही किसको व्यक्त करेगा? तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करेगा। इतनी बात स्पष्ट हो गई। किरण भी स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। ये इसमें से कुछ आपने नहीं लिखा है शायद, ये नहीं लिखे हो, ये नहीं लिखे हो। इसकी डेफिनेशन आप लिख चुके हो तरंगाग्र की, कि माध्यम में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन के समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। लेकिन स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और मैक्सिमम डिस्टेंस वाली बात नहीं लिखे आप। तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये 2 लिख लीजिए। तब उसके बाद आप ये हेडिंग लगाइए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। हाँ।